हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें कि हम यूनिट 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप लोग उन्हें देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं यूनिट 3 के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट, दूसरा है इफ़ एल्स इफ, लैडर स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट एंड लास्ट है लूप्स। तो ये सारे हमारे यूनिट 3 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए इन्हें समझ लेते हैं। तो अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत तीन चीज़ हमारे आती हैं: इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड तीसरा है हमारा नेस्टेड इफ। इफ़ स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ सिचुएशन होगी कि यदि मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा। यदि मैं पढ़ूंगा, इफ़ का मतलब क्या होता है यदि। तो यदि मैं पढ़ूंगा हमारी इसमें कंडीशन हो जाएगी तो पास होऊंगा, ये हमारा प्रिंटअप के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफ़ स्टेटमेंट के अंतर्गत। अब दूसरा हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा, इफ़ के साथ साथ एल्स भी कंडीशन आएगी, एल्स वाली कंडीशन भी आएगी। इसमें इफ़ के अंतर्गत एक कंडीशन रखी जाएगी, यदि मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, पहले वाले जैसे ही, नहीं तो फेल हो जाऊंगा। तो इसमें नहीं तो वाला जिसे बोलते हैं एल्स, ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंतर्गत। तीसरा हमारा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, एक इफ़ कंडीशन के अंतर्गत दूसरा इफ एल्स आ जाना, ये मतलब कि एक इफ के अंतर्गत दूसरा इफ आ जाना, ये होता है नेस्टेड इफ। चलिए इन्हें सिंटैक्स के माध्यम से हम समझेंगे, आगे देख लेते हैं। अगर इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखें तो कुछ इस तरह से सिंटैक्स है: इफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन, यहाँ पे मतलब पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है इसके अंतर्गत कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगी। मान लो कुछ कंडीशन हो सकती है ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर देन, ऐसा कुछ। मतलब इफ़ के अंदर जो भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा है इसके आगे जस्ट वहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन रखोगे, फिर उस कंडीशन के आगे नीचे प्रिंटफ लगाओगे जहाँ पे लिखा है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इस तरह से सिंटैक्स है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो आपको इन सब के बारे में बताना है और उनके साथ साथ उनका एक सिंटैक्स ज़रूर बना देना है। प्रोग्राम आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना सिंटैक्स लिख के आएंगे बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम प्रोग्राम की हेल्प से समझें तो यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप, प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें मेन फंक्शन के जस्ट बाद इंट नंबर इक्वल टू 0 रखा है। उसके बाद मतलब नंबर की वैल्यू, एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया गया है, उसमें 0 असाइन कर दिया गया है, मतलब 0 वैल्यू नंबर की रखी गई है। वो किस 0 हमारा किस टाइप की वैल्यू, इंट टाइप की वैल्यू है, इसलिए इंटीजर डेटा टाइप लगा है इंट। इसके जस्ट नीचे प्रिंटफ लगा है और जिसके द्वारा हमें मैसेज को शो करना होता है स्क्रीन पे। उसमें प्रिंटफ के आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में लिखा है इंटर आ नंबर। यहाँ पे आपको मैसेज शो होगा आउटपुट स्क्रीन पे इंटर आ नंबर। फिर इसके जस्ट नीचे स्कैनअप लगा है। स्कैनअप क्या होता है, यूजर से इनपुट नंबर कोई ना कोई लेता है। अब यहाँ पे इंटर आ नंबर, एक ही नंबर हमें लेना था तो एक ही परसेंटेज लगाएं स्कैनअप के अंदर, डबल कोट्स के अंदर ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, और कॉमा करके किसकी वैल्यू हमें लेनी थी, नंबर की वैल्यू लेनी थी, इसलिए m% नंबर रखा गया है। तो ये पहले मैसेज शो होगा आउटपुट स्क्रीन पे इंटर आ नंबर। अब स्कैनअप के थ्रू यूजर कोई ना कोई इनपुट, कोई ना कोई नंबर देगा अपने रन टाइम से, जो कि नंबर की वैल्यू रहती है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पहले नंबर की वैल्यू 0 रखी गई है, अभी दोबारा क्या होगा। तो हाँ, हम लोग जब वेरिएबल पढ़ रहे थे तो वेरिएबल में हमने देखा था कि इसकी वैल्यू चेंज भी की जा सकती है जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, रूल्स में देखे होंगे। इसके जस्ट नीचे स्कैनअप के बाद एक कंडीशन रखी गई, इफ़ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मतलब कि जो भी हमारा नंबर है यदि 2 से डिवाइड हो जाता है और उसका मॉडुलस 0 के बराबर हो जाता है तो 0 के बराबर हो जाता है तो ये नंबर हमारा सम रहेगा, वरना विषम हो जाएगा। मतलब इवन और ऑड का ये कुछ प्रोग्राम बना है। ठीक है, तो उसके जस्ट इस इफ़ के अंदर जो कंडीशन रखी गई है इसके आगे करली ब्रैकेट लगाने के बाद तुरंत प्रिंट कराया गया है %d इज ए इवन नंबर, डबल कोट्स के अंदर, जो कि एच मैसेज प्रिंट हो जाएगा, कॉमा नंबर को फिर प्रिंट करा दिया गया। ठीक है, अब इसके आउटपुट स्क्रीन पे देखें तो जस्ट इसके राइट हैंड पे ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही होगी, इंटर आ नंबर। तो अब यूजर आया, कोई 4 नंबर इंटर किया, तो 4 क्या है, 4 यहाँ पर जैसे ही पहुँचा 4 इंटर किया तो 4 इफ वाली कंडीशन पे पहुंचा तो नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 4 मॉडुलस 2। अब 4 का मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड किए 4 को, 2 दूनी 4 हो गया। जब 4 हो गया तो 2 बार गया हमारा डिवाइडेशन, भागफल हमारा 2 आया और जो शेष फल आया क्या 0 आ गया। तो जो 0 बचता है वही इसका आंसर होता है मॉडुलस का। तो अब नंबर मॉडुलस 2 की जगह में 0 हो जाएगा और 0 जब कंपेयर होगा तो 0 0 के बराबर है। हाँ, अगर 0 0 के बराबर है तो कंडीशन हमारी सही होगी। अगर कंडीशन सही हो जाएगी तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 इज अ इवन नंबर। तो %d की जगह में 4 आ जाएगा, इज इवन नंबर, ये चीज़ हमारा प्रिंट हो जाएगा। इफ़ स्टेटमेंट का अगर प्रोग्राम आपको बनाना हो तो ये था उसका सबसे सिंपल प्रोग्राम। तो इस तरह से आप बना के आ जाएंगे एग्जाम में, अगर आपसे पूछा जाता है इफ़ स्टेटमेंट के बारे में।
नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3, मतलब अगर कोई 3 नंबर इंटर कराएंगे रन टाइम से, ए की वैल्यू कुछ, बी की वैल्यू कुछ, सी की वैल्यू, तो इन तीनों नंबरों में से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है, इसका कुछ प्रोग्राम डिजाइन करके दिखाओ। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है इफ़ के अंतर्गत, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो आपको क्या करना है, इसका कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है, मेन फंक्शन के तुरंत बाद बॉडी स्टार्ट करनी है और इंट में जितनी वैल्यू आपको लेनी है उनकी वैल्यू लेना है। 3 वैल्यू लेनी थी तो 3 वेरिएबल आप ले लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। फिर इसके जस्ट नीचे प्रिंटएफ लगा है, प्रिंटएफ में लिखा हुआ है इंटर 3 नंबर्स। तो यूज़र को एक मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगा, जिससे उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें 3 नंबर इंटर करने हैं। इसके जस्ट नीचे स्कैनअप में 3 बार %d लगा है डबल कोट्स के अंदर, मतलब हमें 3 वैल्यू इंटर करानी है, तो इसलिए 3 बार %d लगा, %d, ठीक है। फिर डबल कोट्स बंद करने के बाद कॉमा लगाए और कॉमा के तुरंत बाद किसकी वैल्यू हमें पहले इंटर करानी है, ए की, तो m%a, फिर कॉमा, फिर किसकी वैल्यू इंटर करानी है, बी की, m%b, फिर किसकी वैल्यू इंटर करानी है, सी की, तो m%c। तो जिसकी भी जितनी वैल्यू इंटर करानी है उतनी बार m% करके उसकी वैल्यू रखेंगे जो ऊपर हम वेरिएबल लिए हैं, और जितनी बार जिसकी वैल्यू इंटर करानी है उतनी %d लगाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके तुरंत जस्ट नीचे देख रहे होंगे कि इफ़ के अंतर्गत कुछ ना कुछ कंडीशन रखी गई है। यदि ए की वैल्यू बी से बड़ी है और क्या है साथ में, यदि ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है। अब हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था, उसमें अगर दोनों सही होते हैं तो हमारा आउटपुट सही आएगा, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो वही है यहाँ पे, यदि ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है और ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है तो हमारा प्रिंट हो जाए जो भी वैल्यू होगी इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। इसके जस्ट नीचे फिर से इफ वाली कंडीशन लगी है बी के लिए, यदि बी की वैल्यू ए से बड़ी है और बी की वैल्यू सी से भी बड़ी है तो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए जो भी वैल्यू हम रन टाइम से लिए हैं इज अ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। इसके जस्ट नीचे फिर से इफ वाली कंडीशन लगी है, फिर वहाँ पे देखा गया है, रखा गया है, यदि सी की वैल्यू ए से बड़ी है और क्या है, सी की वैल्यू बी से भी बड़ी है, इनमें अगर सी की वैल्यू ए से भी बड़ी होती है और बी से भी बड़ी होती है तो हमारा कुछ प्रिंट हो जाए सी इज अ लार्जेस्ट नंबर, मतलब जो भी इसका नंबर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इधर आउटपुट के हम देखें तो आउटपुट स्क्रीन पे देखो राइट हैंड साइड पे इंटर 3 नंबर्स यूजर से पूछा गया, तो यूजर ने क्या किया, 3 नंबर एंटर कर दिया, 12, 23 एंड 34, ठीक है। अब यहाँ पे जब 3 नंबर इंटर हो गए तो उसने प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें बता दिया कि 34 इज लार्जेस्ट नंबर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर कंडीशन रखी गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट आपका आ गया है 34 इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रोग्राम बनेंगे, आपको ध्यान में रखना होगा, ऑपरेटर सही से पढ़ना होगा तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस ऑपरेटर का ही इसमें खेल है। यहाँ पे अभी इन सारे प्रोग्राम में केवल इफ़ वाली कंडीशन ही लगी है, एल्स वाला प्रोग्राम नहीं आया है। एल्स वाले में क्या होता है, इफ़ के बाद जो कुछ बचा होता है उस एल्स में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म 2 ऑपरेशंस फॉर अ सिंगल कंडीशन। एक सिंगल कंडीशन के लिए 2 ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होंगे। पहला तो कंडीशन रखी जाएगी इफ़ में, अगर कंडीशन सही होती है तो इफ़ वाला जो भी इफ़ के अंतर्गत जो भी स्टेटमेंट रखा गया वो प्रिंट हो जाएगा, वरना दूसरा गलत वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। सिंटैक्स की अगर बात करें तो सिंटैक्स में आप लोग देख रहे होंगे इफ़ के आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फिर कर्ली ब्रैकेट के जस्ट नीचे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन सही होती है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के जस्ट नीचे वाला कोड प्रिंट हो जाएगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इज कंडीशन इज फॉल्स। तो ये इसका सिंटैक्स है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। तो आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना होगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसका एक सिंटैक्स बना देना होगा, ठीक है। अगर इसमें प्रोग्राम के माध्यम से इसे समझें तो इसमें हम इवन और ऑड का प्रोग्राम बनाने वाले हैं, उसे देख लेते हैं। मेन फंक्शन के जस्ट नीचे आप लोग देख रहे होंगे इंट नंबर इक्वल टू 0, नंबर की वैल्यू हमने 0 रख दी है पहले से। फिर हमने प्रिंट किया है इंटर अ नंबर, यूजर कोई ना कोई नंबर इसे देखेगा तो इसके अकॉर्डिंग नंबर एक इंटर करेगा। इसके जस्ट नीचे हमें नंबर की वैल्यू एक ही वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, तो एक ही % लगाएंगे स्कैनअप में और कॉमा करके m% नंबर लग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यूजर कोई ना कोई नंबर इंटर करेगा, जब नंबर इंटर हो जाएगा तो इफ़ वाले कंडीशन में चेक करेगा। यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन में आप लोग देख रहे होंगे नंबर मॉडुलस 2, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे रखे आएगा यूजर इंटर करेगा तो नंबर की जगह पे रखा जाएगा और 2 से डिवाइड किया जाएगा। यदि उसका रिमाइंडर 0 होता है तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दोनों कंपेरिजन यदि सही होता है 0 0 के बराबर होता है तो इफ़ के अंतर्गत जो चीज़ रखा गया वो प्रिंट हो जाएगा, वरना अगर 0 0 के बराबर नहीं होता है तो एल्स के अंतर्गत जो चीज़ रखा गया वो चीज़ प्रिंट हो जाएगा और आउटपुट हमें शो हो जाएगा, ठीक है। यदि आउटपुट स्क्रीन पे आप लोग देखें तो इंटर अ नंबर, यूजर ने क्या 4 डिजिट इंटर किया, मतलब 4 इंटर किया। अब 4 क्या है, यहाँ पे नंबर की जगह में इफ वाले कंडीशन पे रखेंगे, नंबर की जगह पे 4। अब 2 से मॉडुलस करेंगे, 2 2 दूनी 4 हो गया, तो पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर मार किया तो कितना बच गया 0।
जीरो जीरो से कंपेयर हुआ तो जीरो जीरो के बराबर है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। हाँ, जीरो जीरो के बराबर है, तो इसका क्या कंडीशन सही हो जाती है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, जो भी हमारा नंबर इंटर किया था वो प्रिंट हो जाएगा, 4 इज ए इवन नंबर। ठीक है। एल्स में अगर देखें तो अगर दोबारा कोई नंबर इंटर करते हैं, मान लो 5 इंटर करते हैं, तो 5 यहाँ पे अगर इफ वाली कंडीशन पे रखेंगे नंबर की जगह पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, एक हमारा इसमें रिमाइंडर बच जाता है। तो इसे कंपेयर करेंगे, पूरे की जगह हम रख के नंबर परसेंटेज 2 की जगह में यदि 1 रखेंगे तो 1 0 0, यदि 1 इक्वल टू 0, तो क्या 1 0 के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। यदि फॉल्स हो जाएगी तो कहाँ पे चली जाएगी, एल्स वाली कंडीशन पे, और एल्स पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, ऑड नंबर, मतलब 5 इज ऑड नंबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है। इसी में एक और एग्जांपल से समझें वोटिंग सिस्टम का, कि अगर हमारा जो भी पर्सन है वो 18 से, उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो वो वोट के लिए कैपेबल है, वरना कैपेबल नहीं है। तो इसका एक प्रोग्राम समझें। तो मेन फंक्शन जस्ट नीचे इंट एज रखा गया, एज नाम का वेरिएबल लिया गया, एज हमारी हमेशा इंटीजर में रहेगी, कोई पॉइंट में नहीं रहेगी, तो हमारी एज इंट, इसलिए इंट टाइप का डेटा टाइप लिया गया इसमें। उसके जस्ट नीचे प्रिंटफ कराया गया इंटर योर एज। अब यूजर कोई ना कोई एज की वैल्यू इंटर करेगा कि एज कितनी है उसकी, स्कैनफ के थ्रू, स्कैनफ के कारण। स्कैनफ में परसेंटेज डी, एक बार हमें एज एक वेरिएबल है, इसलिए एक एज की वैल्यू हमें एक ही बार लेनी है, तो ये परसेंटेज डी एक ही बार लगाए, और m% एक रखा गया, m% एज रखा गया। इसमें क्या है, अब एज की वैल्यू कोई ना कोई रन टाइम से ली जाएगी, जो भी वैल्यू होगी यूज़र उसे इनपुट करेगा। ठीक है। इसके जस्ट नीचे क्या है, इफ़ के अंतर्गत रखा गया है, यदि एज बड़ी है हमारी, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एज हमारी बड़ी है 18 से या फिर बराबर है, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। नहीं तो एल्स के आ गया, एल्स के अंतर्गत आ जाए कंडीशन, प्रिंट सॉरी यू कैन नॉट वोट। यदि हमारी एज 18 से ऊपर होती है या फिर 18 के बराबर होती है तो प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट, नहीं तो सॉरी यू कैन नॉट वोट। एक बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये, तो आप इसे आज इजीली समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। इसका आउटपुट भी आप लोग देख सकते हैं, इंटर योर एज पे यूजर ने 18 इंटर कर दिया, 18 इंटर किया तो यहाँ पे एज की जगह में 18 आ गया इफ वाली कंडीशन पे। अगर 18 यहाँ पे रखेंगे तो एक कंडीशन तो इसमें गलत हो जाएगी कि 18 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 18 के बराबर है, तो एक कंडीशन इसमें गलत होगी, लेकिन एक कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। तो जो बराबर वाली है तो कंडीशन सही हो गई, तो अगर कंडीशन सही हो गई तो प्रिंटफ, इसके जस्ट नीचे वाला जो प्रिंटफ है वो प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। सेकंड में अगर आउटपुट और देखें तो इंटर योर एज, तो एक बार यूजर ने 13 इंटर कर दिया। अगर 13 इंटर किया तो वहाँ पे एज की जगह हम 13 रखेंगे, और 13 से कंपेयर करेंगे, क्या 13 18 से बड़ा है, नहीं है, क्या 18 के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या फॉल्स हो जाती है। तो इफ़ वाली अभी स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा, जस्ट जंप करके आ जाएगा एल्स वाले के अंतर्गत, और एल्स में क्या रखा गया है, क्या प्रिंट एफ में सॉरी यू कैन नॉट वोट, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, सॉरी यू कैन नॉट वोट। तो ये था हमारा इफ़ एल्स का सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा इफ़ एल्स इफ़ लेटर स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इफ़ एल्स के साथ साथ एल्स इफ़ और भी हमारी एक कंडीशन आ जाती है, एक कंडीशन और आ जाती है एल्स इफ़ जिसे बोला जाता है। इसे हम मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं, एक से अधिक बार भी। इसका सिंटैक्स कुछ समझें तो इफ़ के अंतर्गत एक कंडीशन 1 रखी गई है, उसके जस्ट नीचे कुछ भी प्रिंट कराया गया है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन 1 इज ट्रू। इसके जस्ट नीचे एल्स इफ़ में क्या रखा गया, कंडीशन 2 रखी गई है, कंडीशन 2 रखी गई है जिसमें कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इज कंडीशन 2 इज ट्रू। इसके जस्ट नीचे फिर से एल्स इफ आ गया है हमारा, और एल्स इफ में क्या रखा गया, कंडीशन 3 और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। इस तरह से हम इफ़ और एल्स तो एक ही बार यूज करेंगे, सबसे पहले इफ़ यूज करेंगे और सबसे लास्ट में एल्स वाली कंडीशन यूज करेंगे, और उन दोनों के बीच में मल्टीपल एल्स इफ यूज कर सकते हैं। उन एल्स इफ में कंडीशन रखी जाएगी, जैसे कि इफ़ में कंडीशन रखी जाती थी वैसे ही एल्स इफ में भी कंडीशन रखी जाएगी। तो पहले इसमें क्या होगा, पहले वाले में कंडीशन चेक की जाएगी, अगर कंडीशन पहले वाली सही होती है तो पहले वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके नीचे वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा इफ़ के अंतर्गत वाला। वरना अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स इफ़ के अंतर्गत वाला सेकंड वाला जो एल्स इफ़ लगाए वहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन सही होती है तो इसके जस्ट नीचे वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। वरना अगर ये भी कंडीशन गलत होती है तो जस्ट नीचे इसके वाले एल्स इफ फिर से लगाए, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन चेक होती है, अगर इसमें कंडीशन सही होता है तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा। वरना ये भी गलत है तो इसके जस्ट नीचे फिर से आ जाएगा और एल्स में हमारी कंडीशन आ जाएगी और एल्स वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इफ़ एल्स इफ़ लेटर स्टेटमेंट वर्क करता है। ये था इसका सिंटैक्स। अगर इसे प्रोग्राम के माध्यम से समझे तो इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन के जस्ट नीचे आप लोग देख रहे होंगे इंट नंबर इक्वल टू 0 लिया गया है। फिर प्रिंटफ में इंटर अ नंबर, जो सेम पहले वाले प्रोग्राम के जैसा ये सब कुछ। फिर स्कैनफ में एक ही नंबर है तो एक ही बार नंबर m% करके लिएंगे। फिर यहाँ पे इफ में कंडीशन लगी है
यदि नंबर इक्वल टू 10, यदि कोई यूजर नंबर की वैल्यू इंटर करता है और उसमें 10 से कंपैरिजन किया गया है, अगर 10 के बराबर नंबर कोई इंटर करता है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 10। फिर इसके जस्ट नीचे एक एल्स इफ वाली कंडीशन लगी है। इसके अंतर्गत क्या कंडीशन में रखा गया है, नंबर इक्वल टू 50। यदि इसकी 50 के बराबर कोई नंबर इंटर करता है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू 50। इसके जस्ट नीचे फिर से एल्स इफ वाली कंडीशन रखी गई है। इसमें रखा गया है नंबर इक्वल टू 100। यदि कोई यूजर 100 के बराबर कोई डिजिट इंटर करता है तो इसमें कंपेयर करने पर 100 इक्वल टू 100 हो मिलेगा उसे, तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 100। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी गलत होते हैं, कोई तीनों में कोई सा भी नंबर इंटर नहीं करता है, तो आ जाएगा एल्स वाले कोड के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमने रखा गया है प्रिंट एफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। यहीं अगर आउटपुट में देखें तो राइट साइड में आप देख रहे होंगे ब्लैक स्क्रीन पे, इंटर अ नंबर, यूजर ने क्या 4 डिजिट इंटर किया। नंबर की वैल्यू कितनी इंटर हो गई, 4। तो यहाँ पे 4 क्या कंपैरिजन करेगा बार बार, पहले इफ वाले से, फिर एल्स इफ वाले से, फिर एल्स इफ वाले से, और लास्ट में अगर तीनों गलत हो जाते हैं तो पहुँच जाएगा एल्स में। तो अगर 4 है तो 4 यहाँ पे पहले इफ वाले में जाएंगे, नंबर की जगह में 4 रखेंगे। क्या 4 10 के बराबर है, ये नहीं है, ये हमारे कई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत नंबर इज इक्वल टू 10 नहीं प्रिंट हो जाएगा, नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे फिर से आगे कंडीशन एल्स इफ में आएगा। यहाँ पे नंबर की वैल्यू 4 रखेंगे और 50 से कंपेयर करेंगे। 4 50 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है और प्रिंटअप में ये चीज़ प्रिंट नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट एल्स इफ में आ जाएगा। नेक्स्ट एल्स इफ में फिर से नंबर की वैल्यू 4 रखा जाएगा और यहाँ पे 100 से कंपेरिजन किया जाएगा। क्या 4 100 के बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स होती है। तो मतलब ऊपर वाले तीनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो अब कहाँ पे आ जाएगा, एल्स वाले कंडीशन पर। और एल्स में क्या है, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100, और यही हमारा प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। अब मान लो यूजर दोबारा कोई नंबर इंटर करता है और उसकी वैल्यू है 50, तो ये कंपेयर करेगा। सबसे पहले इफ वाले में नंबर की जगह में रखा जाएगा 50। क्या 50 10 के बराबर है, नहीं है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। जस्ट नीचे आ जाएगा एल्स इफ में, यहाँ पे रखेगा नंबर की जगह 50। क्या 50 50 के बराबर है, हाँ, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी 50 50 के बराबर है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो इसके जस्ट नीचे वाला जो भी स्टेटमेंट है प्रिंटअप के अंतर्गत, वो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 50। वही आउटपुट स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे ब्लैक स्क्रीन पे सबसे नीचे, नंबर इज इक्वल टू 50। इस तरह से था हमारा इफ़ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। इससे आपको ध्यान में रखना है। अगर इनमें कुछ भी लिखने के लिए आ जाता है, तो अगर आपको प्रोग्राम आते हैं तो इनमें बहुत अच्छे से आप लोग थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने इस पार्ट में थ्योरी कवर नहीं की है, ओनली प्रोग्राम कवर किया है। तो प्रोग्राम को अगर आपको समझ में आ जाता है तो थ्योरी लिख देंगे और उनके साथ साथ उनका एक एग्जाम्पल बना देंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को अगर रियल लाइफ में समझें हम, तो जब भी आप किसी कॉल सेंटर में कॉल करते होंगे तो सबसे पहले डायरेक्ट ही मैनेजर के पास कॉल नहीं लगता है। मैनेजर मतलब जो भी उसका जिससे हेड है, जिससे आपको बात करनी है, उनके पास डायरेक्ट कॉल नहीं लगता। पहले कहीं और पे लगता है, फिर कहीं और पे लगता है। पहले आप कॉल लगाएंगे तो वहाँ पे बताएगा कि पहले इंग्लिश में बात करना है या हिंदी में बात करना है। तो वहाँ पे आपसे पहले पूछेगा। अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो 1 प्रेस करें, अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो 2 प्रेस करें, यदि और भी कुछ काम करवाना चाहते हैं तो ये प्रेस करें। तो आपसे पहले वहाँ से कोई ना कोई नंबर प्रेस कराते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हैं उसे, फिर मल्टीपल टाइम जाते जाते कहीं आपके हेड के पास आप कांटेक्ट होता है। कुछ इस तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कुछ वैसे ही वर्क करता है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत कुछ ना कुछ एक स्विच चीज़ होगा, स्विच कीवर्ड के अंतर्गत कुछ ना कुछ वैल्यू रखी जाएगी और वो वैल्यू यहाँ पे इसके अंतर्गत और केस भी होंगे, वो वैल्यू केस से कंपेयर करेगा। यदि इसकी वैल्यू और केस की वैल्यू दोनों सेम होती है तो केस की वैल्यू के अंतर्गत जो भी चीज़ रखा गया है वो चीज़ प्रिंट हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम मल्टीपल केस बना सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, इस तरह से मल्टीपल केस बना सकते हैं और इन केस के अंतर्गत कुछ ना कुछ अपना कोड लिख सकते हैं। अगर केस 1 के बराबर उसकी स्विच की वैल्यू मैच कर गई तो केस 1 चीज़ प्रिंट हो जाएगा। अगर स्विच की वैल्यू केस 2 से मैच कर गई तो केस 2 वाला जो कोई कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो चीज़ प्रिंट हो जाएगा। और इसमें सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में आप लोग देख रहे होंगे स्विच के आगे एक्सप्रेशन रखा गया है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन रखा जाएगा, उसके जस्ट नीचे बॉडी स्टार्ट की गई है करली ब्रैकेट से। अब केस की वैल्यू 1 रखी गई है, फिर कॉलन रखा गया है। अगर ये चीज़ इससे मैच करता है, एक्सप्रेशन और वैल्यू की वैल्यू यहाँ पे मैच करती है, तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद ब्रेक रखा गया है, ब्रेक कीवर्ड, ये होता है ऑप्शनल। अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हैं तो ब्रेक इसमें लगा दें ब्रेक कीवर्ड को, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो ना ही लगाएं। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है, ब्रेक हमारे क्या होता है, ऑप्शनल होता है इसमें। फिर इसके जिस नीचे केस वैल्यू 2 रखी गई है, ये तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 से मैच करती है, तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर से इसमें ब्रेक, अगर इसमें ब्रेक नहीं लगाते हैं तो सारे के सारे केस चल जाएंगे और एक ही बार में सारे प्रिंट हो जाएंगे जितना भी कोड है।
अगर अगर ब्रेक लगा देते हैं तो एक बार में केवल एक ही कोड चलेगा, वही रन होगा, एक ही केस रन होगा। और इसमें एक कीवर्ड और लास्ट में यूज होता है डिफ़ॉल्ट। अगर इनमें से कोई वैल्यू मैच नहीं करती एक्सप्रेशन की, किसी भी केस से कोई वैल्यू मैच नहीं करती है, तो लास्ट में हमारा डिफ़ॉल्ट वाला चीज़ ही प्रिंट होगा। मान लो केस 1 से भी मैच नहीं किया, केस 2 से भी मैच नहीं किया, केस 3 से भी मैच नहीं की एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो लास्ट में किससे क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाला कोड जो भी कोड होगा वह एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो चीज़ प्रिंट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। स्विच के अंतर्गत अगर स्विच के हिसाब से पूछा जाता है, इस तरह से कुछ उनके बारे में, इसके बारे में लिखना है और ये सिंटैक्स लिख देना है। अब स्विच केस स्टेटमेंट के कुछ रूल्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। जो हमारा स्विच केस है वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर या फिर कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। सेकेंड है द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। जो हमारा केस की वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरा इसी में हमारा रूल क्या है कि द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। जो हमारा केस स्टेटमेंट था, जो केस वैल्यू थी, वो किसके अंतर्गत हमेशा आएगा, किसके अंदर आएगा, हमेशा स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही आएगा, कभी भी केस स्विच के बॉडी के बाहर नहीं रखा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट क्या है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज स्विच केस इज नॉट मस्ट। जो ब्रेक स्टेटमेंट है स्विच केस में कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे रखना, ये एक ऑप्शनल है, इट इज अ ऑप्शनल। नेक्स्ट इसी में पांचवा रूल हमारा है, इफ़ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस। यदि केस में कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं फाइंड होता है तो क्या होगा, ऑल द केस विल बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट आफ्टर द मैच्ड केस। तो इसमें क्या होगा, ऑल द केस, जितने भी ऑल द केस है वो सारे सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे प्रेजेंट में। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझे तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेन फंक्शन के जस्ट नीचे आप लोग लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे इंट नंबर इक्वल टू 0 रखा गया है। फिर इसके जस्ट नीचे प्रिंटफ इंटर अ नंबर, कोई ना कोई यूज़र कोई नंबर इंटर करेगा। इस स्कैनफ में अगर नंबर की वैल्यू एक ही इंटर करनी है तो एक बार %d लगाएंगे इसके अंतर्गत और एक ही बार एम्परसेंट नंबर। ठीक है, फिर इसमें स्विच केस स्टार्ट किया गया है, स्विच के आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट में नंबर रखा गया है, फिर बॉडी स्टार्ट कर दी गई कर्ली ब्रैकेट से। जैसी बॉडी स्टार्ट की गई उसके जस्ट नीचे केस की वैल्यू 10 रखी गई है। फिर प्रिंटफ में प्रिंट किया गया है नंबर इज इक्वल टू 10। फिर से ब्रेक किया गया है, फिर केस 50 रखा गया है, फिर प्रिंटफ नंबर इज इक्वल टू 50। फिर से ब्रेक किया गया है, फिर केस 100 रखा गया है, फिर प्रिंटफ नंबर इज इक्वल टू 100। आपको ध्यान में रखना है केस के आगे जब भी कोई नंबर रखा जाएगा फिर वहाँ पे कॉलन लगेगा, ना कि सेमी कॉलन लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ब्रेक के बाद हमेशा सेमी कॉलन लगेगा। ठीक है, तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें इन्हें ध्यान में रखना है आपको प्रोग्राम को लिखते टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे गया, अब आउटपुट स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे इंटर अ नंबर, अब यूज़र आया, कोई ना कोई नंबर एक इंटर किया, उसने इंटर कर दिया 4। अगर 4 इंटर किया तो 4 यहाँ पे क्या, अब किसकी वैल्यू हो गई, स्विच केस की। नंबर की वैल्यू हमारी कितनी की 4, तो स्विच के अंतर्गत क्या रखा गया है, नंबर की वैल्यू हमारी हो गई 4, तो 4 है, तो 4 अब मैच होगा केस 10 से, केस 50 से और केस 100 से। जहाँ भी इसे मैच मिल जाएगा, केस मैच कर जाएगा, वही चीज़ प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें अगर 4 है तो 4 को मैच करेंगे केस पहले वाले से, केस जिसमें रखा है 10। तो क्या 4 और 10 मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो ये चीज़ प्रिंट नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या है, जो नंबर की वैल्यू है 4 केस 50 से मैच कर रही है, नहीं, तो ये भी चीज़ प्रिंट नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रेक होके रुक जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा फिर किससे कंपेयर होगा, 100 से। केस 100 से कंपेयर होगा, क्या नंबर की वैल्यू हमारी 4 100 से मैच कर रही है, नहीं, तो ये चीज़ भी नहीं है, तो हमें ये चीज़ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ जब तीनों से मैच नहीं करेगा तो कहाँ पे चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट के अंतर्गत। डिफ़ॉल्ट में हमारा क्या रखा गया है, डिफ़ॉल्ट में हमारा रखा गया है नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। तो जो चीज़ हमारे डिफ़ॉल्ट के अंतर्गत रखा गया है वही चीज़ फिर प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। अब मान लो यूज़र गया और उसने 50 इंटर कर दिया, 50 इंटर कर दिया तो 50, अब नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई हमारी। तो स्विच केस में जाएगी नंबर की वैल्यू 50 और 50 अब केस से मैच करेगा। क्या केस 10 50 से मैच करने पे क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ प्रिंट नहीं होगा। इसके अंतर्गत जो भी स्टेटमेंट है ब्रेक हो जाएगा वहाँ पे, फिर दोबारा केस 50 से कंपेयर करेगा। क्या यूज़र ने जो 50 इंटर किया है केस 50 के बराबर है, मैच कर रहा है, हाँ यहाँ पे मैच कर रहा है, तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 50। तो वही इसमें आउटपुट स्क्रीन पे आप लोग ब्लैक में देख रहे होंगे, नंबर इज इक्वल टू 50। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये था स्विच केस स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ एक स्विच कीवर्ड का यूज किया जाएगा, फिर इसका कुछ केस बनेगा और सबका ब्रेक लगेगा। ब्रेक एक ऑप्शनल कीवर्ड है, ब्रेक लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वरना नहीं लगाएंगे अपने कोड के सुटेबल के अकॉर्डिंग, जैसे आपको सुटेबल। लास्ट में डिफ़ॉल्ट लगाना कंपलसरी है, डिफ़ॉल्ट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लूप्स। अब लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है, अब एक ही चीज़ को बार बार अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम वहाँ पे लूप का यूज करते हैं। वही इसमें लिखा है, द लूपिंग
कैन बी डिफाइंड एज ए रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइज। मतलब ये चीज़ क्या, लूप क्या करता है, उस चीज़ को बार बार रिपीट करता रहता है जब तक कि उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, अगर रियल लाइफ में अगर इसे समझे कोडिंग की हेल्प से, मान लो कि हमें कोई एक नाम प्रिंट करना है, क्या नाम, मान लो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसे प्रिंट करना है हमें एक बार, तो हमने क्या किया, एक प्रिंटफ लगाया और इसे प्रिंट कर दिया। अब कोई यूजर आए, नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे 2 बार प्रिंट करना है, तो आप लोगों ने क्या 2 प्रिंटफ लगाया और 2 बार प्रिंट कर दिया। तीसरा है, वो बोला नहीं 3 बार प्रिंट करना है, तो हमने 3 प्रिंटफ लगाया और 3 बार प्रिंट कर दिया। अब जो चौथा यूजर आया उसने बोला कि नहीं भाई मुझे 50 बार प्रिंटफ चाहिए, 50 बार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रिंट होके चाहिए। तो यहाँ पे 50 बार प्रिंटफ आप लगाएंगे तो आपका क्या है, टाइम वेस्ट होगा, और टाइम के साथ साथ आपकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास आ जाता है लूप्स। और लूप क्या करता है, एक ही बार आप लोग लगाएंगे, प्रिंटफ के अंतर्गत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डबल कोट्स के अंतर्गत रखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, और इसके जस्ट ऊपर कोई ना कोई एक लूप लगा देंगे। और लूप हमारे होते हैं 3 टाइप के, कौन कौन से, डू व्हाइल और फॉर। इन तीनों में से कोई एक लूप लगाएंगे और लूप के अंतर्गत कोई ना कोई कंडीशन भी रख देंगे। ठीक है, कंडीशन रख देंगे मतलब वो कंडीशन कहाँ से कहाँ तक चले तो वहाँ पे प्रोग्राम रुक जाए हमारा। ठीक है, तो यहाँ से अगर 50 तक चाहिए तो उसकी वैल्यू, एक ही वैल्यू कुछ होगी, ए नाम के वेरिएबल लेंगे, एक ही वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और 50 तक जाए, तो 50 तक कंडीशन कुछ रखेंगे और 50 तक ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ होता है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और वहाँ पे उसके बाद 50 के बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो 50 बार हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आराम से प्रिंट हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, बार बार ज़्यादा मेमोरी लगने के लिए और ज़्यादा टाइम लगने से बचने के लिए हमारे पास आ जाते हैं लूप्स। तो लूप का यूज इस तरह से कुछ किया जाता है, वही यहाँ पे दिया गया है, व्हाई यूज लूप्स। इसके अंतर्गत क्या है देख लेते हैं। द लूपिंग सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द इजी वंस। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसे क्या इजी में कन्वर्ट कर देता है हमारा क्या लूप। वी कैन रिपीट द सेम कोड फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, जो कोड को, सेम कोड को रिपीट किया जाता है बार बार, कब तक, फाइनाइट टाइम तक, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू रहेगी इसमें, इनफाइनाइट तक नहीं रिपीट करना रहता है। तो चलिए समझ लेते हैं डू व्हाइल लूप क्या होता है और व्हाइल लूप क्या होता है। अगर डू व्हाइल की बात करें तो इसमें सबसे पहले डू कीवर्ड का यूज़ किया गया है, फिर इसे बॉडी स्टार्ट की गई है और इसके नीचे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रखा गया है। ठीक है, और लास्ट में हमारा बॉडी क्लोज होने के बाद एक कंडीशन रखी गई है व्हाइल, और उसके अंतर्गत कुछ ना कुछ कंडीशन रखी गई है और सेमी कॉलन लगा दिया गया है। ये है इसका सिंटैक्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज होगी। वैल्यू इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई एक वेरिएबल होगा उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखी जाएगी, तो ये हो गया वैल्यू इनिशियलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डू के अंतर्गत इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर बाद में कंडीशन लास्ट में चेक होगी। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोड थोड़ा बहुत किए होंगे तो इससे समझ पा रहे होंगे सिंटैक्स, वरना आप लोगों को ये कोडिंग समझ में नहीं आ रही है तो सिंटैक्स, सिंपली सिंटैक्स लिख के ही आना है आपको। लूप के बारे में पहले समझा देना है, पहले आपको लूप के बारे में समझा देना है कि लूप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो लूप के बारे में अगर समझा दोगे कितने टाइप के होते हैं ये बता देना है, फिर वहाँ पे जितने भी टाइप हैं वो टाइप का पहले हेडिंग डालना है, डू व्हाइल लूप और उसका कुछ सिंटैक्स लिख देना है, व्हाइल लूप और फिर उसका सिंटैक्स लिख देना है, फॉर लूप उसका कुछ सिंटैक्स लिख देना है, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। वैसे यहाँ पे व्हाइल लूप के यहाँ पे समझें तो उसका सिंटैक्स क्या है, व्हाइल रखा गया, उसके अंतर्गत कुछ ना कुछ कंडीशन रखी गई है, कंडीशन पे यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन आप लगाओगे कि एक ही वैल्यू यहाँ तक जाए। ठीक है, उसके बाद कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रखा गया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन के बाद कुछ ना कुछ प्रिंट कराया जाएगा, फिर उसके जस्ट नीचे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा उसी वैल्यू का, उसी नंबर का जिसके अंतर्गत आप कंडीशन लगाए हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप के अंतर्गत फॉर कीवर्ड का यूज़ करेंगे इसमें, और इन वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगी, सेमी कॉलन, फिर यहाँ पे कंडीशन लगेगी, फिर से सेमी कॉलन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर बॉडी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और चीज़ कुछ ना कुछ प्रिंट कराएंगे आप स्टेटमेंट। तो ये था तीनों लूप हमारे। अब इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। आपके एग्जाम में इन तीनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है, ये फिर व्हाइल लूप और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। तो आपको सिंपली क्या करना है, व्हाइल में क्या होता है, पहले वैल्यू का इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन लगती है और बाद में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जबकि डू व्हाइल में क्या होता है, पहले क्या है, वैल्यू इनिशियलाइज होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और लास्ट में कंडीशन लगेगी और कंडीशन के जस्ट बाद सेमी कॉलन लग जाता है। ये था डू व्हाइल लूप का। और फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में तीनों चीज़ एक साथ चलती हैं, जैसे आप लोग इसमें सिंटैक्स में देख रहे होंगे। पहला है इनिशियलाइजेशन, एक ही ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन होगा, फिर सेमी कॉलन लगा के कंडीशन चलेगी, फिर कंडीशन के बाद सेमी कॉलन लगाने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले वैल्यू का इनिशियलाइजेशन होगा, दूसरा कंडीशन होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा।
डू व्हाइल में क्या होगा, पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और लास्ट में जाके कंडीशन लगेगी और कंडीशन लगने के बाद जस्ट सेमीकोलन लग जाएगा। और फॉर में क्या होता है, तीनों चीज़ एक साथ चलती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। तो इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है यूनिट 3। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने पूरे कवर कर लिया। इसमें हमने ज़्यादा थ्योरी नहीं कवर की है, बस प्रोग्राम पे ज़्यादा जोर दिया है। प्रोग्राम पे इसलिए ज़्यादा जोर दिए हैं कि आपको प्रोग्राम ही सबसे ज़्यादा हार्ड लगते हैं। इसमें हमें प्रोग्राम की कोशिश किया मैंने, तो इसमें मैंने क्या किया है कि प्रोग्राम को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ जाते हैं तो थ्योरी अपने आप लिख दोगे आप। तो यहाँ पर प्रोग्राम को आपको ध्यान से समझना है और रफ और पेन लेके इन्हें सॉल्व करते रहना है। बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में इस चैप्टर को मैंने कवर किया है। बस आपको एकदम ध्यान से समझना है चीज़ें, पूरे ध्यान से, तो एकदम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस धैर्य रखना है और चीज़ें समझते जाना है। ये वाला PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।